खबर है पूरे संथाल परगना से। दुमका से सटे सीमा क्षेत्र में बनेंगे चेक नाका। डीआईजी उपचुनाव को लेकर बंगाल बिहार व परमंडल के एसपी के साथ डीआईजी ने की बैठक। शरण लेने वाले अपराधियों की सूची का आदान प्रदान। खबर है दुमका से। उपचुनाव के दौरान दुमका में प्रवेश करने वाली बाहरी राज्य की सीमाओं पर चेक नाका बनेगा। किसी भी तरह के मादक पदार्थ का परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उपचुनाव के दौरान किसी को बाहरी सीमा से दुमका में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ये बातें डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने सोमवार को चुनाव को लेकर बंगाल के बीरभूम, बिहार के बांका और दुमका प्रमंडल के सभी एसपी के साथ ऑनलाइन वर्चुअल बैठक करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि बैठक में उपचुनाव को लेकर सभी एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे सभी क्षेत्र पर पूरी तरह से नज़र रखें। हर सीमा पर चेक नाका बनाया जाए। इसके माध्यम से वाहनों के अलावा मादक पदार्थ पर तलाशी लें। कहा कि दुमका उपचुनाव में नक्सल से निपटने के लिए एसएसबी जवान है। सीमा क्षेत्र के अधिकारियों के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। किसी भी हाल में उग्रवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा। चुनाव में ऐसे तैयारी की जाएगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। कहा कि अक्सर बाहरी राज्य के अपराधी दुमका में आकर अपराध करते हैं और दुमका के अपराधी बंगाल और बिहार में जाकर शरण ले लेते हैं। ऐसे अपराधियों की सूची तैयार कर बंगाल और बिहार पुलिस को उपलब्ध करा दी गई है। मास्क न पहनने पर 5 पुलिसकर्मियों से स्पष्टीकरण। खबर है दुमका से। पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने सोमवार मास्क न पहनने पर नगर थाना के 4 और महिला थाना के 1 महिला पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा है। वहीं नगर थाना के सहायक अवर निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह को अवकाश समाप्त होने के बाद भी ड्यूटी पर न लौटने का कारण निलंबित कर दिया। बता दें कि रविवार की देर शाम डीआईजी शहर के थाने का निरीक्षण करने के लिए निकले, जहां सबसे पहले नगर थाना पहुंचे। वहां ड्यूटी पर तैनात एएसआई रविशंकर, विनोद सिंह, श्यामनंद पाठक और आरक्षी अशोक सिंह को निधन की सजा सुनाते हुए स्पष्टीकरण पूछा है। सभी लोग बिना मास्क के ही ड्यूटी कर रहे थे। वहीं अशोक हवाई चप्पल पहनकर काम कर रहा था। जांच के क्रम में पता चला कि एएसआई ओम प्रकाश सिंह 12 दिन के अवकाश पर घर पहुंचे, लेकिन 18 दिन बाद भी वापस नहीं लौटे। डीआईजी ने इसे लापरवाही मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुफस्सिल थाना और महिला थाना का भी निरीक्षण किया। महिला थाना में पुलिस अवर निरीक्षक श्वेता कुमारी के बिना मास्क ड्यूटी करने पर स्पष्टीकरण पूछा। डीआईजी ने कहा कि जब पुलिस के अधिकारी ही मास्क नहीं पहनेंगे तो दूसरों को कैसे प्रेरित करेंगे। खुद मास्क पहनकर दूसरों की कार्रवाई कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इसी तरह की अचानक औचक जाँच की जाएगी। लम्हड़ुआ व बांद्रा में चल रहा है 1 दर्जन अवैध आरा मिल। खबर है सरैयाहाट से। सरैयाहाट थाना क्षेत्र के नया लम्हड़ुआ एवं बांद्रा गांव में बड़े पैमाने पर लकड़ी का अवैध कारोबार चल रहा है। प्रतिदिन लाखों रुपया की लकड़ी माफिया काट कर बेच रहे हैं, लेकिन न तो इस पर वन विभाग की नज़र जा रही है और न ही पुलिस प्रशासन की। माफियाओं के कारण सरकार का राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा है। दोनों गाँव के ग्रामीणों का कहना है कि दोनों गाँव में 1 दर्जन से अधिक अवैध आरा मिल चल रहा है, लेकिन इस अवैध रूप से लकड़ी के कारोबार पर नकेल कसने में वन महकमा सुस्त है। लकड़ी का अवैध कारोबार करने वाले प्रखंड क्षेत्र के वृक्षों को काटकर अवैध रूप से चला रहे आरा मिल में पहुंचाते हैं। इसके बाद यहां से फर्नीचर तैयार कर देवघर समेत अन्य शहरों में भेजा जाता है। फर्नीचर को बेचने के लिए ऐसे कारोबारियों को बाजार की तलाश करने की जरूरत नहीं होती है। तैयार फर्नीचर खरीदने के लिए व्यापारी ही गाँव तक पहुँचते हैं। उक्त दोनों गाँव में 1 दर्जन से अधिक आरा मिल अवैध रूप से चल रहा है। इस मामले में थाना प्रभारी पिक्कू कुमार यादव ने कहा कि इस अवैध कारोबार की जानकारी उन्हें नहीं थी, फिर भी पुलिस द्वारा छानबीन की जाएगी। आरोप सही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिला वन पदाधिकारी को सूचित किया जाएगा। जामा सिरसा बाईपास जर्जर सड़क को लेकर प्रदर्शन। खबर है जामा से। बैसा जामा भया सिरसानाथ बाईपास जर्जर सड़क को लेकर सोमवार को सिरसा एवं बांधा गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते जर्जर सड़क को दुरुस्त कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन यह भी सुनिश्चित करे कि तय मार्गों से होकर वाहनों का आवागमन हो। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो जाने की वजह से राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन गड्ढे में वाहन के फंसे जाने से यातायात बाधित होती है। इससे पहले जामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुमका देवघर मुख्य मार्ग जामा से सिरसानाथ होते हुए दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर बैसा को जोड़ने वाली बाईपास मार्ग का प्रयोग आवागमन के लिए होता था, लेकिन इन दिनों दुमका देवघर सड़क की हालात खराब होने और भुरभुरी पुल का निर्माण कार्य होने के कारण भारी वाहन हाथरस कांड के विरुद्ध झारखंड बंगाल में फूंकी मोदी योगी का पुतला।
खबर है जामताड़ा से। हाथरस कांड को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के विरोध में सोमवार को मेहजाम से लेकर रेल नगरी चितरंजन तक आंदोलन करते हुए रविवार देर शाम चितरंजन के अनुसूचित जाति जनजाति संगठन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाल्मीकि समाज व आम लोगों ने हाथों में कैंडल लेकर कहीं पुतला फूंका तो कहीं प्रदर्शन किया। इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मोदी और योगी से पद छोड़ने की मांग की। बीथापादर सड़क पर जल जमाव से राहगीर परेशान। खबर है जामताड़ा से। बीथापादर थाना मोड़ के समीप जल जमाव व कीचड़ से बजाती सड़क स्थानीय लोगों व राहगीरों के लिए जंजाल बनी हुई है। पानी निकासी के समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण महीनों से सड़क पर पानी जमा है। सड़क तालाब बन चुकी है। लोगों किसी प्रकार सड़क से आवागमन करने पर विवश हैं। यह सड़क बगदाहा से चितरंजन को जोड़ती है। बीथापादर में थाना मुख्यालय होने के कारण प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है। जल जमाव से सड़क की स्थिति नारकीय हो गई है। सड़क के किनारे दुकानदारों को भारी क्षति हो रही है। जेपीपी नेता सूर्य सिंह बेसरा दुमका बीच से लड़ेंगे चुनाव। खबर है दुमका से। झारखंड पीपुल्स पार्टी के संस्थापक व पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा दुमका में उपचुनाव लड़ेंगे। पार्टी के महासचिव प्रेमचंद किस्कू ने जानकारी दी है कि श्री बेसरा पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि आजसू के संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा झारखंड के इतिहास पुरुष हैं। झारखंड अलग राज्य की मांग के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और अविभाजित बिहार विधानसभा से इस्तीफा दिया था। नेता और नेतृत्व में बेसरा ही विकल्प है। उपचुनाव में जेपीपी, झामुमो और भाजपा के बीच तीसरे विकल्प के रूप में सामने आएगी। जनता का समर्थन हासिल होगा। झामुमो के चुनावी वादे को पार्टी मुद्दा बनाएगी। पार्टी चुनाव में 1932 का खतियान मूलवासी की पहचान के संकल्प के साथ उतरेगी। क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में नाला के डाइन घाटी टीम जीती। खबर है जामताड़ा से। नाला एनसीसी क्लब की ओर से नीचे पड़ा फुटबॉल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन में नाला प्रखंड क्षेत्र के डाइन घाटी क्रिकेट टीम व पश्चिम बंगाल के जामग्राम क्रिकेट टीम के बीच फाइनल मैच खेला गया। दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। मुकाबले में नाला की डाइन घाटी टीम विजयी रही। खबर है गोड्डा से। 64 वाहनों के कट्टे चालान, 45,000 वसूला जुर्माना। उपायुक्त भोर सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक वाइस रमेश के निर्देश पर सोमवार को शहरी क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 75 से अधिक वाहनों की जांच की गई, जिसमें 64 वाहनों के चालान काटे गए। इस दौरान 45,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज, जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार रजक एवं थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने PIU के सहयोग से नगर थाना तथा रोतरा चौक पर वाहनों की जांच के लिए सोमवार सुबह 10 बजे से दोपहर तक जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान मुख्य रूप से अनलॉक 4 में अनावश्यक वाहन परिचालन करने वाले वाहनों को दंडित किया गया, जो बिना मास्क एवं हेलमेट पहने वाहन चला रहे पाए गए। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि घर से जब भी निकले ट्रैफिक नियमों का पालन करें तथा मास्क अवश्य पहने। पोशाक निर्माण से जुड़ आत्मनिर्भर बनना गौरव की बात। जिला शिक्षा अध्यक्ष फूलमुनि खलको समेत जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी शिवनंदन सोरेन और प्रवीण कुमार एवं PDOP शंभुदत्त मिश्रा ने सिकटिया स्थित फूलो झानो सक्षम आजीविका सखी मंडल द्वारा संचालित पोशाक निर्माण केंद्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सखी मंडल की महिलाओं से मिलकर उनका हाल जाना। अधिकारियों ने पोशाक निर्माण से जुड़ी बारीकियों को समझाते हुए महिलाओं के कामों की सराहना भी की। जिला शिक्षा अध्यक्ष फूलमुनि खलको ने कहा कि इतनी बड़ा संख्या में महिलाओं को काम करते देख खुद में एक सुखद अनुभव है। उन्होंने कहा कि पोशाक निर्माण से जुड़कर ये महिलाएं आज आत्मनिर्भर है, ये जिले के लिए गौरव की बात है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने निरंजन ठाकुर के परिवार को दिए 1 लाख रुपए। इसकी जानकारी निशिकांत दुबे ने अपने फेसबुक हैंडल से पोस्ट करते हुए बोले कि गोड्डा में डबल मर्डर में मारे गए सैलून संचालक निरंजन ठाकुर के दयनीय हालात, आर्थिक हालात को देखते हुए 1 लाख रुपए की मदद की। पीड़िता परिवार के हर सुख दुख में मैं साथ हूं। खबर है देवघर से। ऑनलाइन ताइक्वांडो में सौम्या व प्रीति को गोल्ड। 29 से 2 अक्टूबर तक चल रहे ओडिशा ताइक्वांडो संघ व ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रथम ऑनलाइन ओपन पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2020 में देवघर के खिलाड़ी की उम्दा प्रदर्शन की बदौलत 3 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक मिले। मधुपुर की खिलाड़ी मुस्कान कुमारी ने कैंडेट वर्ग में पहला स्वर्ण पदक किया। देवघर की प्रीति कुमारी ने सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक और निशु कुमारी ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। जूनियर वर्ग में अमित राज मुर्मू ने कांस्य पदक दिलाया, जबकि 9 वर्षीय सौम्या भारद्वाज ने सब जूनियर वर्ग बेहतरीन प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
देवघर से प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 3 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक प्राप्त किया। खिलाड़ियों ने ऑनलाइन गेम का एक अलग ही अनुभव प्राप्त किया। खिलाड़ियों ने जूम ऐप के माध्यम से मेहरगढ़ में अपना लाइव परफॉर्मेंस दिया। विजयी खिलाड़ियों को जिला खेल पदाधिकारी के सचिव आशीष झा, युधिष्ठिर प्रसाद राय, ताइक्वांडो के राजीव रंजन, आसिफ समर, आदर्श ताइक्वांडो, उलविल हुसैन, पूर्व खिलाड़ी साई राज, अर्क डे, राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी प्रियंका, डॉल्फिन डांस एकेडमी के सोनू ठाकुर ने बधाई दी। सभी पदक विजेता खिलाड़ी सोमवार को एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा से मुलाकात की। एसपी ने सभी खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करते हुए आगे और बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर जिला व राज्य का रोशन करने की शुभकामनाएं दी। मिस क्वीन का खिताब जीत अनुष्का ने किया देवघर का नाम रोशन। देवघर की बेटी अनुष्का आनंद ने अपनी प्रतिभा से न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। मॉडलिंग के क्षेत्र में लगातार जलवा बिखर रही 2018 में डेलीवुड मिस इंडिया झारखंड विनर का खिताब अपने नाम किया था। हाल ही में दिल्ली में आयोजित मिस एंड मिसेस क्वीन किंग 2020 सीजन 2 में मिस क्वीन का खिताब भी अपने नाम दर्ज कर लिया है। 27 सितंबर को यह आयोजन हो रहा था, जिसका फिनाले राउंड 4 अक्टूबर को हुआ। 40 प्रतिभागी शामिल हुए थे। ये सभी राज्य के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। फाइनल राउंड में अनुष्का ने सबको पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया। कार्यक्रम की विजेता घोषित होने के बाद आयोजन ने अनुष्का आनंद को क्राउन पहनकर मोमेंटम देकर सम्मानित किया। खबर है साहेबगंज से। विधि व्यवस्था बनाने में ग्रामीण प्रधान की भूमिका महत्वपूर्ण। मोहनपुर पंचायत के खरदांग मैदान स्थित चबूतरा पर सोमवार को जिला स्तरीय ग्राम प्रधान की नायकी हंसदा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा ग्राम प्रधान को जो सम्मान राशि दिया जाता है समय अनुसार पर्याप्त नहीं है। इस राशि को बढ़ाकर 6000 रुपया किया जाए। साथ ही आदिवासी समुदाय की जल्द राशि भुगतान करने की मांग की गई। इसके अलावा प्रधानी जो जमीन को प्रधानों के नाम दर्ज कराने की मांग की। बैठक में आमंत्रित राधानगर थाना के प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक परवीन अमन कुमार ने उपस्थित ग्राम प्रधानों से कहा कि गांव की किसी भी समस्याओं को लेकर सीधे पुलिस से संपर्क करें। गांव की अंदरूनी कला और शांति व्यवस्था के लिए आदिवासी बहुल इलाके ग्राम प्रधान की भूमिका महत्वपूर्ण है। समाज में ग्राम प्रधानों की सम्मान देने की परंपरा है। इस लिहाजे से ग्राम प्रधान को भी अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से ग्राम प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष लच्छू मुर्मू, जिला सचिव अलाउस मुर्मू एवं बरहेर प्रखंड अध्यक्ष बेटका मुर्मू शामिल हुए। वहीं बैठक में मौजूद प्रधानों ने प्रशासन को सहयोग करने की बात कही। खबर है पाकुड़ से। बाढ़ प्रभावित इलाकों का आकलन करेगी टीम। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री सब पाकुड़ विधायक आलमगीर आलम सोमवार को पाकुड़ परिसदन पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना निंदनीय है। यूपी सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है। हाथरस पीड़िता के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि पिछले महीने साहेबगंज जिले के बड़हरवा पाकुड़ प्रखंड में बाढ़ आई थी। इससे किसान को काफी नुकसान हुआ था। बाढ़ प्रभावित इलाकों का आकलन के लिए संबंधित विभाग को कहा गया है। टीम आकलन कर विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद मुआवजा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि नदी में तटबंध बनाया जाएगा। इससे आसपास स्थित गांवों के ग्रामीणों को राहत मिलेगी। कोरोना संक्रमण पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में झारखंड सरकार ने अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर कार्य किया है। सरकार ट्रेन व हवाई जहाज के माध्यम से मजदूरों को लाकर इतिहास रचने का काम किया है। खबर बताया जा रहा है कि पाकुड़ से ही है। जीवामृत से फसल के साथ सुधरेगी किसानों की सेहत। हरित क्रांति के बाद से खेती में जमकर रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल हुआ है। इससे जमीन की संरचना ही बदल गई है। इस कारण तेजी से खेती योग्य भूमि बंजर होती जा रही है। फसल की पैदावार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसको देखकर सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने व मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने को कई तरह के उपाय किए हैं। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। खेती की उर्वरक शक्ति को बरकरार रखने के लिए जीवामृत का सहारा लिया जा रहा है। जिले के करीब 750 किसानों को जीवामृत बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। 500 से भी अधिक किसानों के बीच जीवामृत बनाने के लिए जीवामृत उत्पादन इकाई का वितरण किया गया है। किसान जीवामृत बनाकर कृषि कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।